हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि सीटेट एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है, विकास क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होता है। तो ऑप्शन ए सही है, क्योंकि विकास को बहुत सारे आयाम हैं, इस कारण जो विकास क्या है, विकास क्रमबद्ध भी होता है और व्यवस्थित तरीका से होता है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। इसे पूछा गया कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी में कहा गया है विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। यहाँ पर ऑप्शन जो है, ऑप्शन में दिया गया केवल वर्ड, इस कारण जो ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि विकास के अनेक आयाम होते हैं। यहाँ पर दिया गया है विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, इस कारण जो ऑप्शन नंबर बी गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है जन्म पूर्व की अवस्था। ये तो होगा नहीं, क्योंकि जन्म से पूर्व की कोई भाषा अर्जन होती ही नहीं है। ठीक, और यहाँ पर दिया गया संवेदनशील अवस्था है, ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये सही जवाब है। क्यों कि बच्चा जब जन्म लेने के बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था में आता है, तो उस समय बच्चा जो है संवेदनशील होता है, यानी बच्चा रोकर हंसकर कोई भी चीज़ वस्तु को मांगता है तो रो करके हंस करके दिखलाता है, जिससे उसका पिता माँ समझ जाते हैं कि बच्चा क्या मांग रहा है, क्या देना है उसको। इस कारण जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है वो संवेदनशील होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर दोनों जगह छोड़ा गया है। ठीक, इसको भरना है। ठीक, इसमें कहा गया डैश और डैश बच्चों के समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। समाजीकरण का द्वितीयक कारक कौन सा है। यहाँ पर परिवार जो है वो होता, परिवार जो होता प्राथमिक कारण होता है, तो ये तो यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पर ऑप्शन बी देखते हैं। यहाँ पर जो है परिवार, डी ऑप्शन डी परिवार स्कूल है, ये दोनों ऑप्शन पहले ही कट गए, क्योंकि समाजीकरण के द्वितीय कारक पूछ रहा है, द्वितीयक कारक। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कूल और धर्म। ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया अभिभावक, जो कि माता पिता होते हैं, ये क्या होता है, प्राथमिक कारक होते हैं, इस कारण जो ऑप्शन बी भी गलत है, इस कारण ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहा गया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चा जो संरक्षण करता है ये पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था के अंतर्गत ये करता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहा गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है वर्गीकरण के मौके देना। जब मूर्त वस्तुओं को, चीज़ों को पढ़ा रहे हैं तो वर्गीकरण के मौका हम देना चाहिए। ठीक, ताकि बच्चा इसमें से निकाल सकता है कि जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया। ठीक, इसको वर्गीकरण करते हैं, इसमें सबसे अलग कौन सा है, 1 है। ठीक, क्योंकि 1 विषम संख्या में चला आता है, ऐसा जितना भी संख्या देगा 2 4 6 ये सम संख्या है, तो बच्चा मूर्त चीज को आसानी से समझता है। तो इसमें कहा गया है मूर्त संख्यात्मक अवस्था को के बच्चे को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। जब मूर्त संख्यात्मक अवस्था के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसको, ऑप्शन नंबर बी है इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें अमूर्तता दिया हुआ है। ठीक,
ऐसी समस्या देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। तो मूर्त पूछ रहा है, यहाँ पर अमूर्त की कोई चर्चा ही नहीं है, इस कारण जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 6 को देखते हैं। इसमें दिया गया है 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह वाक्य है। देखिए जब बच्चा जो है 4-5 वर्ष की होती है उसमें बच्चे खुद से बात करता है, तो इस अवस्था को हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी। उनको उनकी अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। जब बच्चा जो खुद से बात करता है कि इस चीज़ को ऐसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ले वाइगोत्स्की के अनुसार जो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। अगर इसी में पूछ दिया जाएगा ठीक पियाजे के अनुसार, तो पियाजे के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पियाजे के अनुसार अगर पूछा गया इसमें अगर क्वेश्चन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर ले वाइगोत्स्की के अनुसार अगर पूछता तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कहा गया है निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता। जहाँ भी आपको दिखे सामाजिक, इसको ऑप्शन टिक कर देना ले वाइगोत्स्की। अगर मनोवैज्ञानिक का नाम दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ए ले वाइगोत्स्की के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको क्वेश्चन में सामाजिकता और सांस्कृतिक दिख रहा है तो इसको ऑप्शन मार देना डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कहा गया है लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय करता है कि क्या सही है क्या नहीं है। तो लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार यह जो है किसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर बात क्या गया समाज ही तय करता है। यहाँ पर ऑप्शन में खोजना है सामाजिकता, ऑप्शन नंबर सी आधिकारिकता एवं समाज क्रम व्यवस्था अभिविन्यास है, क्योंकि समाज ही तय करता है कि क्या सही है क्या नहीं है, इस कारण इसका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। क्वेश्चन 9 है निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करती है। यहाँ पर बात किया गया है तार्किक गणितीय बुद्धि। तो पहला ऑप्शन में दिया गया मानवीय अस्तित्व के मामले पर सोचने का समर्थ व संवेदनशीलता। इसका कोई चर्चा यहाँ पर है ही नहीं। इसका डायरेक्ट इसको हम ऑप्शन देखते हैं डी की ओर। समस्या को तार्किक है, तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने वह मसलों को वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचना करने की क्षमता रखना चाहिए। इनके अनुसार ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या है। ठीक, तो ऑप्शन पहला अंतःक्रिया या संवाद द्वारा होता है। यानी एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम जो है अंतःक्रिया और संवाद द्वारा होता है। इस कारण जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। जो कक्षा जो है प्रगतिशील है उसमें अधिगम जो है अंतःक्रिया से होता है और संवाद के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कहा गया कथन ए में गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रहना चाहिए। कहने का मतलब है एक शिक्षक को गणित की कक्षा में लड़कियों से मतलब बहुत कम अपेक्षा रखना है कि लड़की सीख रही है। ये तो पहले ही गलत कहा गया।
क्योंकि लड़का हो या लड़की किसी को हम नहीं कह सकते कक्षा में कि तुम इस चीज़ को नहीं समझ सकता। समझाने से बच्चा हर चीज़ को समझता है, बल्कि उनको जो है समझाने वाले होना चाहिए। और तर्क आर कह रहा है इसमें लड़कियों में गणित को समझने की आनुवंशिकता क्षमता नहीं होती है। कहने का मतलब है लड़की जो है, लड़की में गुण होता है कि वो गणित नहीं सीख सकती, उसका आनुवंशिक गुण होता है, ये भी गलत है। इस कारण इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, यानी दोनों गलत। क्वेश्चन 12 है, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा बहुभाषीयता। ऑप्शन नंबर ए बहुभाषीयता पर यह बल देती है। क्वेश्चन 13 है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है अधिगमकर्ताओं में असफलता का डर पैदा करना। देखिए यहाँ पर अधिगम का उद्देश्य ये नहीं है कि जो बच्चा सीख रहा है उसमें असफलता का डर पैदा करे। ऑप्शन बी में कहा गया है बुरे प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना। अगर बच्चा को एग्जाम लेते हैं उसमें अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो उसे जो है शर्मिंदा करना ये उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी में है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। तुलना करना भी ये निगेटिव टैग वर्ड है, किसी से बच्चा को तुलना नहीं करना। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि मूल्यांकन का उद्देश्य है अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना तथा तरीके को खोज करना। क्वेश्चन 14 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है? तो पहला ऑप्शन है सौर प्रणाली का आरेख बनाओ। तो बच्चा ये आराम से कर देगा, ये तो होगा नहीं। 328 को 984 से गुना करना, ये भी आसान काम है बच्चा के लिए। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये भी एक रन का सवाल है, आराम से बच्चा बतला सकता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्शन डी में दिया गया शहरीकरण और वैश्विक के विभिन्नता सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव को विश्लेषण करना है। यहाँ पर बच्चा सोचेगा इसके बाद लिखेगा, ठीक, सोच समझ के यहाँ पर लिखना। इस कारण ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है अधिगमकर्ताओं की व्यक्तित्व विभिन्नता को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव को उपेक्षा करना चाहिए। कहने का मतलब है बच्चा जो पहले से सीख रहा है उसको अनदेखा कर देना, ये तो गलत बात है। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। इस कारण इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्योंकि जो अधिगमकर्ता जो सीखने वाले बच्चे हैं उसके पूर्व ज्ञान को अनुभवों को हमको लेना है और उसको संचय करना है, दोनों मिलाकर के उससे संबंधित उसको प्रश्न देना ताकि बच्चा आसानी से आगे बढ़ पाए।